हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम, कॉर्डोबा पब्लिकेशन, साइंस 8th। एंड हम करेंगे फ्यूल्स। ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। सो हम यहाँ पर फ्यूल्स पढ़ेंगे आज। मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। वो मटेरियल्स जब आप उनको बर्न करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकालते हैं? हीट एनर्जी निकालती है। जैसे कि वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स। अब फ्यूल्स तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं भाई। हमें इधर से उधर भी जाना होता है तो स्कूटी उठा के भागते हैं। स्कूटी में क्या डलता है? डीजल डलता है, फ्यूल डलता है। डीजल डलता है या पेट्रोल डलता है? पेट्रोल डलता है। अभी तक हमारे पास डीजल वाली बाइक्स आ गई या नहीं आई है, मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे अकर। फ्यूल्स कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं? उनके फिजिकल स्टेट, कैसा उनका फिजिकल स्टेट है उसके बेस पर उनको क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स होते हैं और गैशियस फ्यूल्स भी होते हैं। सो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़े। वुड ये सॉलिड है, कोल सॉलिड है, एलपीजी जो है वो गैशियस है, केरोसिन जो है वो लिक्विड है, डीजल लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है। तो आपको यहीं पे से पता चल गया होगा कि ये किस किस तरीके के फ्यूल्स हैं। तो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं जैसे कि कोल, कोक, चारकोल, वुड और पैराफिन वैक्स। देन उसके बाद लिक्विड फ्यूल्स जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, कंप्रेस सीएनजी, बायोगैस, ये तो है ही। ठीक है। देन कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ऑल द फ्यूल प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। ये हम सभी जानते हैं कि भाई जितने भी फ्यूल्स हैं वो जब जलेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तभी हमारा इंजन स्टार्ट होगा और हमारी गाड़ी आगे को चलेगी, है ना। तो इसलिए हर एक फ्यूल का अपना एक बर्निंग क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, मतलब हर एक का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जितना अमाउंट हीट जो है कोल निकाल रहा है, कोयला निकाल रहा है, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट कौन निकाल रहा है? डीजल भी निकालेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट निकालते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत उनके कंपेरिजन में कम करते हैं हीट प्रोड्यूस, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब पूरा 1 kg का फ्यूल आपका बर्न होता है, वो जब निकलता है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं? इन किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, तो ये इसको ऐसे हम मेजर करते हैं। इट डिटर्मिन्स वेदर अ गिवन फ्यूल इज़ गुड फ्यूल और नॉट। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो फ्यूल गुड है या बैड है। जैसे कि काओ डंग केक्स कितना देता है? इतना। देन वुड इतना देती है, कोल इतना देता है, बायोगैस इतना देता है, डीजल इतना देता है। दैट मीन्स ये फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट आपके क्या हैं? लगे हुए हैं कैलोरीफिक वैल्यूज़। तो जिसका मतलब जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल कैसा होता है? जो कि चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, हम इजीली हैंडल कर पाएँ और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, उसको स्टोर कर सकें, स्मूथली बर्न कर सकें, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी हो और बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस ना निकालता हो जो कि हमें नुकसान दे, और बहुत ज़्यादा बाद में मतलब जैसे जल जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा राख ना छोड़े, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो वो भी अच्छा खासा होना चाहिए ताकि वो जल जाए। ठीक है ना। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब कोई भी फ्यूल आप बर्न करते हो तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो निकल के आता है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब हो क्या रहा है? आर एनर्जी नीड्स हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब हमारी एनर्जी के भी बहुत सारे मैनीफोल्ड्स हो गए हैं। वी आर नाउ बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल्स। हम बहुत ज़्यादा फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं और जिससे की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस आ गई हैं जो हमें हर तरह से नुकसान दे रही हैं। आज के टाइम में आप देखिए कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो बॉडी में बहुत जल्दी बननी स्टार्ट हो जाती हैं अगर हम किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब वो किसकी बॉडी में? हम सबकी नहीं, उन लोगों की जिनकी बॉडी के सेल्स थोड़े से भी वीक हैं, या फिर आप कह सकते हो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है,
वो लोग हर बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और जब सेल्स को प्रॉपरली वर्क करने का, प्रॉपरली सही होने का टाइम नहीं मिलता तो वो सेल्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके सेल्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एक ट्यूमर की शेप ले लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करना है। और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो हमें वाइजली यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज एयर पॉल्यूशन। ये देखो इतना सारी चीज़ें इन्होंने बता दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड से तो पता ही है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ख़तरनाक वाला एक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। व्हेन अ फ्यूल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई, अगर कोई भी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा है और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करेगा, वाटर रिलीज़ करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। जैसे कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है, फ्यूल है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर हम इनहेल कर लेते हैं पॉल्यूटेड एयर को जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो क्या करती है, वो हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी और क्या बनाएगी, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन लेना बंद कर देगा। और जैसे ही वो ऑक्सीजन लेना बंद करेगा, ब्लड की सप्लाई में ऑक्सीजन बंद हो गई, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अब कौन सा हो रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें सफोकेशन फील होने लगेगा। और सफोकेशन फील होने के बाद हमारा हार्ट भी पंप करना, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू डेथ। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि अंगीठी, जैसे आप सर्दियों में देखते हो कि अंगीठी को कभी भी जला के कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जैसे गर्माई में बैठे होते हैं, हम लिहाफ कंबल में बैठ गए और क्या हुआ कि हम सो गए वहीं पर और अंगीठी भी उसी कमरे में रखी और रूम बिल्कुल लॉक्ड है, तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद ना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है और रूम अगर बंद रहता है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। और ये एक केस, ये एक नहीं कई सारे केस हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अंगीठी जलाएं या हाथ सेकने के लिए कोई भी चीज़ जलाएं तो उसको खुली जगह पर ही रखें। खुली जगह से मतलब ये है कि बंद कमरे में मत रखें, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में हो जाता है जिस घर में बच्चे नहीं होते बेसिकली, वरना बच्चे वाले घरों में तो बहुत बच्चों से बचा कर रखा जाता है और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। तो जहाँ पर बच्चे नहीं हैं उनको स्पेशली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, पूरा जो इन्होंने ये प्रोसेस समझाया है ना, यहाँ पर उन्होंने आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाकर दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया है, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी आप साइंस का पेपर लिख रहे हो, कोशिश ये करो कि आप उसमें लाइव एग्जांपल्स दो। उससे क्या होता है, टीचर ये समझता है कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, उसको आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स जाननी है कि जिससे आप 100% मार्क्स ला सकते हैं अपने साइंस में, जैसे मैं लेकर आई थी अपने 10th में, सो वो मुझे बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सो इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज रूम, जैसे कि मैंने आपको बताया वही सब इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। जब फ्यूल बर्न होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के, तो क्या होता है, वहाँ कंप्लीट कंबशन हो जाता है। इट लीड्स टू द कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मीथेन के साथ ऑक्सीजन का किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नॉट अ पॉइजनस गैस, ये ज़्यादा पॉइजनस गैस नहीं है, बट इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर देन इट ट्रैप्स मोर सन रेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होगा कि सन रेज जो है वो धरती पर ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएंगी, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये क्या कर रही है, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है ना। सो
then it traps more rays in the Earth's atmosphere. We know that heating of the Earth atmosphere due to the trapping of the sun rays by greenhouse gases like carbon dioxide in the atmosphere is called greenhouse effect. इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, सन रेज जो हैं वो ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द रेट ऑफ, जितना ज़्यादा मतलब क्या आप ये कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रीन हाउस इफेक्ट से. क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में होगी उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है अर्थ का तो ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाई जाती है. ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बेसिकली अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो एडवर्सली अफेक्ट्स द मानसून रेंज, ये मानसून रेंज को एडवर्सली अफेक्ट करती है और सीजनल पैटर्न को भी थोड़ा सा चेंज कर देती है. ठीक है, पोलर आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं और लो लाइंग एरियाज तो बिल्कुल ही डूब जाते हैं और कोस्टल एरियाज़ में भी फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जब बर्निंग ऑफ कोल और डीजल क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये सफोकेटिंग और कॉरोसिव होती है. जबकि सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर से मिक्स करती है तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल वाला. ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला क्यों पड़ा है, उसका कलर चेंज क्यों हुआ है, उसका चेंज हुआ है सल्फ़र डाइऑक्साइड वाली रेन से. आपने सुना होगा ये बहुत बार. वो कैसे हुआ है, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड बर्न मतलब आपके जो फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं उसमें से जब सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और वो बारिश के पानी के साथ जब मिक्स हो जाती है तो वो क्या करती है, वो एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है, एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल के मार्बल्स. ठीक है, देन उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स. एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स मतलब जब व्हीकल्स में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है ना. उसमें क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं विच आर पॉइजनस, जो कि हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं. ये तो आपको पता ही है, क्रिएट कर रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स टू कन्वर्ट इट इनटू हार्मलेस गैसेज. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको ये हार्मफुल गैसेज रिलीज़ ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट ना करें, तो उसके लिए उन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए हैं. उनका क्या काम होता है कि वो नाइट्रोजन को क्या करती है, वाटर के साथ मिक्स करती है और नाइट्रिक एसिड बनाती है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो द रेन वाटर विच कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज़ नोन एज एसिड रेन. इसको हम एसिड रेन कहते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा था. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, सल्फर अगर उसमें मिक्स होगा और अगर उसमें नाइट्रोजन में मिक्स कर दो तो एसिड रेन बन जाएगी. एसपीएम क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. जब कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा हो और उसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, एसपीएम कहलाएगा. दीज पार्टिकल्स आर नोन एज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट पार्टिकल. तो पर्टिकुलेट मैटर, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एयर रिड्यूसेस विजिबिलिटी. अब आपको ये पता ही है कि अगर इसका एसपीएम अगर हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है तो विजिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अब ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि दिल्ली में आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो गया है. अब पॉल्यूशन का हम कैसे पता लगाते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है कई बार, या फिर बहुत कुछ परसेंट की रह जाती है. तो वो कैसे पॉसिबल है, हम कैसे जानते हैं, हम ये बताते हैं कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कितना है, कितना प्रेजेंट है. ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो. देन लीड कंपाउंड्स, लीड कह रही हूँ, लेड कंपाउंड्स. सम लेड कंपाउंड्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स. कुछ लेड कंपाउंड्स भी निकलते हैं. दीज लेड कंपाउंड्स आर पॉइजनस इन नेचर. द यूज़ ऑफ अनलेडेड और लेड फ्री पेट्रोल में रिड्यूस लेड पोल्यूशन. तो अगर आप लेड फ्री पेट्रोल ले रहे हो तो भी लेड पोल्यूशन क्रिएट करेगा. देखो अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो, हमारे पास बहुत सारा मतलब हमारे चारों तरफ एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. इवन हमें बहुत सारे के नाम भी नहीं पता होता. यहाँ पे भी इस चैप्टर में आपने एसपीएम और लेड कंपाउंड्स के बारे में तो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने कि ये भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, राइट. तो आप खुद सोचिए, इतनी सारी गैसेस और ये सब प्रेजेंट होता है, ये कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है ना. हम ये नहीं कह सकते कि हम इनसे बचे हुए हैं, क्योंकि व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम एसी यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं. आज के टाइम में हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, राइट.
तो और लग्जरियस लाइफ के लिए आप अपनी जान की आहुति दे रहे हो, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। नाउ कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिवीजन, कॉन्सेप्ट मैप देख लेते हैं कंबशन एंड फ्लेम का। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी कंबशन के लिए कौन कौन सी होती हैं, देन उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, देन फ्यूल किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब जैसे कि फायर, फ्लेम, ठीक है, हीट एंड लाइट के थ्रू कौन कौन सा होता है। फिर देन फ्यूल के बारे में भी हमने पढ़ा। और आप ये देखिए यहाँ पर ना हर तरीके से दिया हुआ है कि कैन बी कंट्रोल, हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से प्रिंसिपल बेस्ड हैं और किस तरीके से किया जाता है। फायर फाइटिंग वाटर से भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अगर आपका ये माइंड मैप आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है तो आपको ये चैप्टर पूरा याद है, ये बात याद रखना। अगर आपने इस माइंड मैप के थ्रू ही अपने चैप्टर को तैयार किया है तो आपको पीछे हटने से कोई नहीं रोक सकता। इस माइंड मैप के थ्रू ही यहीं पे अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख लीजिए जो मैंने आपको समझाए हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, और इसी तरीके से अगर आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।